अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिशेल फोको की हम गुफ्तगू करेंगे कि फ्रीडम एंड बॉडीज इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। आज़ादी और आपका जो जिस्म है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। हम बहुत दफ़ा बड़े बड़े क्लेम करते हैं, हम कहते हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, या हम कहते हैं मेरी बॉडी मेरी चॉइस। आज हम इसके मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मिशेल फोको इस चॉइस को, इस आज़ादी को किस तनाजुर में देखता है। शायद आप इस लेक्चर के सुनने के बाद मुख्तलिफ तरीके से अपनी चॉइस को देखने में जो है वो आप नया पहलू देख सकें। तो अपने लेक्चर का हम आगाज करते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। दरमियान में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको भी मैं एक्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसको भी मैं वजाहत करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मिशेल फुको का ये जो टॉपिक है, हमारी बॉडी, पावर, गवर्नमेंटेलिटी, फ्रीडम, ये कोई एक बाकायदा नजरिए के तौर पर नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी मुख्तलिफ कुतब में पेश किया है, जैसा कि डिसिप्लिन एंड पनिश और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का जो वॉल्यूम 1 है उसको मद्देनजर रखते हुए इस लेक्चर के टॉपिक को मैंने तैयार किया है। ठीक है। तो इसमें बेसिक हमारा जो फोकस होगा वो पेनोप्टिकन, सर्वेलेंस और इसके अलावा जो पनिशमेंट का एलिमेंट है उसके ऊपर होगा। और इसके अलावा हम सेक्सुअलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो जिस्म है वो सिर्फ ताकत का महवर नहीं है, बल्कि मुजाहमत भी उसके अंदर नजर आती है। लेकिन जब हम किसी चीज को कबूल कर लेते हैं एज इट इज, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन से इदारे काम कर रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। तो मोको फोको की जो मुख्तलिफ तहरीरें हैं उनको हम किसी फाइनल एंड पॉइंट पर कोई क्लोज नहीं समझ सकते कि वो हतमी नजरियात हैं, बल्कि वो एक समझ लें कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उनके आइडियाज की, जिनको मद्देनजर रखते हुए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पागलपन है, जिनसियत के मौजूआत हैं वगैरह। तो अगर हम समझने की ट्राई करें तो हमारा जो जिस्म है वो बायोलॉजिकल एक स्टोर हाउस है, जिसमें हमारा सोचना, समझना, हमारा सवाल करना, ये तमाम चीजें शामिल है। तो जब हम इन चीजों के मुतालिक देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो नेचुरल है। हम इसको नेचुरल तो नाम देते हैं, लेकिन इसको डिसिप्लिन कौन करता है, इसको गवर्न कौन करता है। एक तरफ तो हम अपने आप को खुद गवर्न कर रहे होते हैं, फिर सोसाइटी गवर्न कर रही होती है, फिर आपको गवर्नमेंट गवर्न कर रही होती है, फिर आपको हिडन पावर्स गवर्न करनी होती है। हिडन पावर्स कौन सी हैं? ऐसी चीजें जो अपेरेंटली नजर नहीं आ रही लेकिन फिर भी आपको डर या उसका खौफ है। वो रिलीजन के थ्रू है, वो अनसेड लॉ के थ्रू है, कवानीन का। तो जब हम एक स्कूल की मिसाल हम समझते हैं, जब एक बच्चा है या एक फौजी है, वॉक करता है, स्कूल में जाता है, तो एक जॉब करने वाला जॉब पे जाता है, 10 घंटे 8 घंटे बैठता है, खाना खाते वक्त आपको पता है मैनर्स कौन सी अडॉप्ट करनी है। तो ये सारे आइडियाज कहाँ से आए हैं आपके? ये आपके मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, ये आपके जिस्म पर बचपन से सिखाई गई तरबियत का नतीजा है। फोको भी हमें यही आइडिया देते हैं कि हमारा जो जिस्म है वो कोई कुदरती चीज नहीं है मुकम्मल, बल्कि हमारे जिस्म के ऊपर बायोलॉजिकली हुकूमतों ने, सियासत ने, मजहब ने, तारीख ने, सकाफत ने, इदारों ने, सब ने मिलकर हमें डिसिप्लिन कर दिया, गवर्न कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे ऊपर कंट्रोल जो है वो डोमिनेट है। तो आपको ये इल्म होने की जरूरत है कि आपकी आज की गई हुई चॉइसेस भी माजी के तनाजुर में तय की गई हुक्म का नतीजा हो सकती हैं। यानी आपका जो जिस्म है उसकी भी कोई तारीख है, आपके जिस्म की भी कोई हिस्ट्री है। यानी इसका मुताबिक है, जब जिन चीजों को हम फितरी समझते आए हैं, कुदरती समझते आए हैं, जैसे नकाब करना या बुर्का लेना या फिर इस तरह का लिबास पहनना या इस जिस्म को ऐसे ढांपना वगैरह, ये सारी चीजें आफाकी नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। इनको नेचुरलाइज किए जाने में ताकत का अमल दखल है। ये चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी, इंसान के इर्तिका के दौर में भी ऐसी नहीं थी। तो जब हम जिन चीजों को फितरी समझ लेते हैं कि सारी दुनिया का कानून ऐसा होना चाहिए, वो तारीखी नहीं है, बल्कि ताकत के थ्रू डेवलप हो जाने वाले कानून हैं, जिनको हम सच समझ चुके हैं, सच मान चुके हैं। यहां पर आपको मिशेल फोको और फ्रेडरिक नीत्शे का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। नीत्शे इस कंसेप्ट को मेटाफर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिन सच्चाइयों को हम सच मान चुके हैं, जिन मेटाफर्स को, इस्तारों को, बड़े नरेटिव्स को, वो हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, अब हमें उनका मीनिंग ढूंढने पे भी नहीं मिलता। जबकि मिशेल फोको ये कहते हैं कि वो जो अबदी हकीकतें या सच्चाइयां जिनको हम फितरी समझ चुके हैं, वो फितरी नहीं है, वो तारीख में, माजी में किसी जगह पर तख्लीक की गई हैं, हम उनको एज इट इज मान चुके हैं। तो हमारे जिस्म के ऊपर भी वो ये कहते हैं कि हमारी जो डोसाइल बॉडीज हैं इनको ओबिडेंट करने के लिए रोल अदा किया गया है माजी में, जिसको हम फितरत समझ के कहते हैं ये तो मेरी चॉइस है। लेकिन आपकी चॉइस भी एक मुआशरे, एक इलाके, एक समाज, एक सरकमस्टांस के अंदर तख्लीक हुई है। ठीक है। और डोसाइल बॉडीज पे हम पहले भी गुफ्तगू चुके हैं, जिसको मुजामत ना करे और कंट्रोल किया जा सके। तो फोको ने अपनी जो कंसेप्ट है, अपनी जो इस खास तौर पर जब इन्होंने जीनियोलॉजी पीरियड में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जो आज चीज हमें फितरी या लाजमी महसूस होती है वो तारीख के धारों में बनकर डेवलप हुई, वो ऐसे नहीं है।
हमने नीचे की भी पहले मिसाल की थी, नीचे ने भी फलसफे पर तनकीद की कि जो हमारा अकल है, हमारा जो एथिक्स है, हमारे जो आला इकदार की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने जिस्म की जो भूख है, बीमारी है, इसको तो नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस एतबार से फोकू के मुताबिक जो इंसानी जिस्म है उसको समझने के लिए उसके ख्यालात और अकायद काफी नहीं है, बल्कि आपको माजी में देखना होगा जाकर कि किन आदतों ने, किन इदारों ने, किन तरबियती मशकों ने उसको ऐसा बना दिया। मैं इसके लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी ऐड करूंगा, मुख्तसर सा, जो इस 14 लेक्चर्स की सीरीज में आपको इंडल्ज कर सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट किसी इदारे में, किसी इलाके में, किसी जगहों पर लोगों की पैदाइश पर कंट्रोल करती है और उसको नेचुरलाइज बनाने की कोशिश करती है, तो वो ऐसे हुक्म जारी करती है जिसको कानूनी तौर पर वजाहत या तरजीह मिल जाती है, जिसके नतीजे में 200-500 साल बाद वो कानूनी अमर जो माजी में तख्लीक हुआ वो नेचुरलाइज या फितरी समझे जाने लग जाता है। तो यही मिसाल आप एक बच्चे पे लगा लें, अगर उस बच्चे को आप दूर किसी दरिया में, जंगल में, किसी उसकी पैदाइश हो रही की किसी शहर में हो, दोनों के ऊपर मुख्तलिफ कानून लागू होंगे और उस तरीकाकार के मुताबिक दोनों की डेवलपमेंट भी अलहदा होगी, ठीक है। तो फोको यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो ताकत है वो सिर्फ हमारी जहनी तौर पर असरअंदाज नहीं करती, बल्कि हमारी बॉडीज को भी कंट्रोल करती है, लोगों को नजरिया मानने पर मजबूर करती है, लेकिन जहां पे नजरिया मानने पर मजबूर किया जाए वहां पे रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है, ताकि वो, चाहे वो स्कूल का यूनिफॉर्म हो या डिसिप्लिन हो या ओबीडियंस हो या किसी भी तरीके से किसी भी कंसेप्ट को हमें जो है ना वो देखने की पहलू हमारा जो है ना वो बदलता है। तो माजी में एक ये समझा जाता था कि सिपाहियों को मार्च करवाया जाए, उनको ओबीडियंस लेके जाए। हमने स्पार्टकस की मिसाल दी थी कि किस तरह से वहां पे स्लेवरी को नॉर्मलाइज किया जाता था और मारा पीटा भी जाता था उनको कंट्रोल या डिसिप्लिन करने के लिए। उनको मश्क करवाई जाती थी कि ऐसे हुक्म मिले तो फौरन से ओबीडियंस करें, उनका दिमाग ट्रेन किया जाता था। यही तरीकाकार मॉडर्न दौर में फौजियों के साथ भी अपनाया जाता है, जहां तक उनको दिमाग के थ्रू यानी न्यूरो ह्यूमैनिटीज के परस्पेक्टिव से दिमाग और बॉडी को मैच करवाया जाए, कि उसके पूरे बॉडी को छोटे इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल के थ्रू मुनज्जम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसको मौका ही ना मिले कि वो सोच सके, थिंकिंग कैपेसिटी उसकी जनरेट कर सके। तो इसी तरह आजकल के मॉडर्न दौर में भी आपको सर्वेलेंस के थ्रू, आपको कंट्रोल के थ्रू, आपको जासूसी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी एक डोसाइल बॉडी में जनरेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप शायद सोचें कि मिशेल फोको अगर यहाँ पर एक इंसान को मुकम्मल ही मशीन बना रहा है, डोसाइल बॉडीज बना रहा है, तो फिर रेजिस्टेंस क्यों है? तो रेजिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। रेजिस्टेंस मिशेल फोको के मुताबिक रहती है, जहां भी पार हो वहां पे रेजिस्टेंस रहती है, अनलेस कि उन्होंने कंडीशन बताई थी मिशेल फोको ने हमें, कि जब आप किसी को इतना महकूम कर लें कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सके, उसके पास कोई चॉइस ना हो, तो फिर रेजिस्टेंस का कोई चांसेस नहीं रहता। तो फोको के नजदीक जो हमारा जो जिस्म है वो एक कुदरती चीज नहीं है, बल्कि ये ताकत के, ये समझ लें कि ताकत किसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है, ये ग्राउंड है जिसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है पार की। तो आपके ऊपर वालदैन से लेकर आप माशरे से लेकर समाज, मजहब, कानून, हुकूमत, हर कोई आपकी बॉडी को प्रैक्टिस कर रहा है, ग्राउंड बनाया हुआ है कि आपने कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना, गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आपको बताया जाता है ये इबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये गलत है, ये सही है। हालांकि ये कोई फितरी नहीं है, ये इंसानों के बनाए हुए कवानीन है। आगे चलकर हम जिनसियत के मौजू पर भी बात करेंगे, इसमें भी मिसाल भी मैं आपको दूंगा कि मिशेल फोको कौन सी एक मशहूर मिसाल देकर देते हैं जेंडर के हवाले से। तो इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम एक साइटेशन जो है उसको डिस्कस कर लें, जो कि मिशेल फोको ने हमारे सामने रखी है, उसके ऊपर मैं आपके सामने रखता हूँ। मिशेल फोको यहाँ पे कहते हैं, द ह्यूमन बॉडी वॉज एंटरिंग अ मशीनरी ऑफ पावर दैट एक्सप्लोर्स इट, breaks down and rearranges it. It defined how one may have hold over other bodies, not only so that they may do so one wishes, but so that they may operate as one wishes with techniques, the speed, the efficiency, the one determines. Thus, discipline produces subjected and practice bodies, docile bodies. ये वही मौजू है जिसके ऊपर हमने बात की है कि किस तरह से डिसिप्लिन जो है वो जनरेट करता है, कंट्रोल करता है, डोसाइल बॉडीज को क्रिएट करता है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि जो हमारी जो हमें हुक्म मिलता है, तो हुक्म जब हमें मिलता है तो हम अपने हरकत को उस हुक्म से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मकसद ये नहीं है कि इंसान वो करे जो इक़्तिदार चाहता है, बल्कि ये है कि इसी रफ्तार से, इसी तकनीक से करे जो इदारा तय करे। ये है फर्माबरदार जिस्म का कंसेप्ट। तो पुराने जमाने में ताकत जो है वो आपको मुकम्मल कंट्रोल करना चाहती थी। मैंने आपको मिसाल दी थी पिछले लेक्चर में कि 12वीं सदी में ये तय कर लिया गया था कि आपकी बॉडी का कंट्रोल यहां तक के इतना होगा कि आपने पादरी के सामने जाके अपने गुनाहों का इकरार भी करना है। अगर आपने वो फिल्म देखी हो किंगडम ऑफ हेवन, जिसमें
जो बादशाह है वो मरने लगता है, तो पादरी से कहता है कि आप यू नीड टू कन्फेस इट, तो वो कहता है मैं खुदा को कन्फेस करूंगा। तो कन्फेशन एक कंट्रोल करने का एक निजाम था। तो फोको अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिश के आगाज में ही 1757 में रॉबर्टो फ्रांसो दामिया की जो सजा है उसके बारे में मिसाल देता है, कि जिसे बादशाह में हमले करने की सूरत में सरेआम अजियत देकर कत्ल कर दिया गया था। ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट यही है कि मुजरिमों को ठीक करना मकसद नहीं होता था, बल्कि गवर्नमेंट की ताकत दिखाना मकसद है। तो बाद में अब ताकत का कंसेप्ट बदल गया। अब फांसी, कोड़े, जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन जदीद रियासत ने इसको खामोश और मुनज़्ज़म तरीके अख्तियार कर ली। अब वो आपके जिस्म को कंट्रोल करने के बजाय ट्रेनिंग देते हैं, चाहे स्कूल हो, इदारे हों, सिलेबस हो, फैक्ट्री हो, अस्पताल हो, कहाँ पर हो, काबू किया जाता है। फिर आपकी सर्वेलेंस की जाती है। फिर आपको जो है वो कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। आपको जो है वो बोलने के ऊपर, आपके ऊपर कर्जन लग जाती है, तो आप खुद से जान लेते हैं कि मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी को किस तरीके से कंसेप्ट कैसे की जाती है। मजहबी तौर पर भी हमें बड़ा मिसाल मिलती है कि जिस्मानी नज्म ज़ब्त रखना मजहबी इबादत का एक खास प्रिंसिपल रहा है। जो माजी में खानकाहों में या ये जो राहिब हुआ करते थे, दूर दराज सफर काटते थे, चिल्ले काटते थे, इनकी जिस्म का एक पार्ट था कि लंबा सफर, मुकम्मल डिसिप्लिन, खामोशी, इबादत, रोजे रखना, नींद टाइम से पूरी करना, रोशनी के हिसाब को फॉलो करना। तो ये एक मेथड है जो आपको दिखाता है कि किस तरह से आप अपनी आदत को मोल्ड कर लेते हो। जो आपकी आदत है वो इखलाकी तौर पर उन चीजों को मानने लगती हैं, और आप समझते हैं कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन आप एक ब्रॉड ताकत के दायरे को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। तो यही तरीका मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में फॉलो कर रहा होता है। तो इसका जो जदीद निज़ाम का मकसद आपको कोई इंटेलेक्चुअल थिंकर बनाना नहीं होता, बल्कि आपको कैपेबल और प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना होता है, कि जो काम कर सके, जो प्रोडक्टिविटी दे सके। तो डिसिप्लिन की यही एलिमेंट है कि आपसे चीज़ों को मैनेज किया जा सके, आपसे कंट्रोल किया जा सके। तो हमने पावर एंड नॉलेज की भी बात की थी, कि जो कैदियों को मुआयना किया जाता था, दर्जाबंदी की जाती थी, ऑब्जर्व किया जाता था, उसके पीछे क्रिमिनल जो साइकोलॉजी है या साइकेट्री है उसका नॉलेज जो है वो काफी मजबूत हुआ। उस क्रिमिनल नॉलेज ने नॉलेज को ये आइडिया दिया कि वो तय करे कि भी किस क्रिमिनल को डेंजरस करार दिया जाना चाहिए, किसको कैटेगराइज कर दिया जाए। तो इसलिए इल्म ने, थ्रू इल्म के उसने एक नॉलेज डेवलप किया जिसके थ्रू आपने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो ताकत और इल्म ने मिलकर नई नई डेफिनेशंस पैदा की। अब नई नई डेफिनेशंस क्या है? कि किस तरह से सेक्सुअलिटी में नॉर्मल एबनॉर्मल जेंडर कौन सी है, और फिर उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए, एक चीज को एक हद तक माना जाए, और बाद में सारी जिंदगी के लिए एक कानून बना दिया जाए, जिसे कानून फितरत लोग समझने लग जाए, उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, मिशेल फोको। तो यूं समझ लें कि यही इदारे बाद में ये काम करते हैं। तो जदीद जो है वो बेसिकली आपको खुद से अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। खुद से आप अपने आप को गवर्न करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं आपके सामने एक और भी हवाला रखना चाहूंगा, आप उसको भी देखें और फिर आप आगे हम चलते हैं उसके ऊपर। द मैन डिस्क्राइब फॉर अस होम वी आर इनवाइटेड फॉर फ्री इज ऑलरेडी इन हिमसेल्फ द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्शन मच मोर प्रोफाउंड देन हिमसेल्फ. A soul inhabits him and brings him to existence, which itself a factor in the mastery that power exercises over the body. The soul is the effect and instrument of political anatomy. The soul is the prison of body. तो यहां से आप देखें वो कह रहे हैं कि the soul is the prison of body. अच्छा, अब यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि से हमें ये बताया जाता रहा है कि जो जिस्म है वो रूह की कैद है, यानी असल इंसान रूह है और जिस्म इसे कैद कर देता है, महदूद कर देता है। तो रवायती तौर पर यही हमारा सोच रही है कि हम जिस्म के अंदर मोहित हैं, हम जिस्म के अंदर कैद हैं। हम हमेशा से यही सोचते हैं। तो मिशेल फोको के मुताबिक ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा बदल कर देखने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हमारा जिस्म है, ये जो हमारी रूह है, ये कोई माबादुल तबियाती यानी मेटाफिजिकल एंटिटी नहीं है, बल्कि वो हमारी शनाख्त है जो इदारों ने, कानून ने, इल्म ने और मुसलसल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने डेवलप की है। इसकी मिसाल यूं समझें कि कैदी को बार बार जब बुलाया जाता है कि वो मुजरिम है, वो खतरनाक है, उसको कंट्रोल की जरूरत है, उसका मुआयना जरूरत है, उसकी फाइल बनती है, तो यही आइडेंटिटी उसके अंदर बैठ जाती है। अब उसे हर लम्हे ऑब्जर्व करने की, कोड़े लगाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से अपने आप को इसी नजर से देखने लगता है। तो फोको के मुताबिक जिस जिस्म को हम आजाद करने की बात करते हैं वो पहले से ही कंट्रोल में आ चुका है। बच्चे के ऊपर अप्लाई करें। बच्चा जब तक अपनी फ्रीडम को अडॉप्ट करना चाहता है, उससे बहुत पहले तक इंडोक्ट्रिनेशन के थ्रू उसे मोल्ड कर लिया जाता है। उसे उस कैपेबल ही नहीं बनाने दिया जाता कि वो इंटेलेक्चुअली थिंक्स कर सके। जब सवाल करने की उसकी सलाहियत खींच ली जाती है, तो वो पहले से ही ओबीडियंस
क्या प्रोडक्ट बन चुका होता है इससे पहले कि वो चीजों के ऊपर सवाल कर सके। तो ये जो नाम नेहाद कंसेप्ट है कि भाई उसको आजादी मिली हुई है या उसके पास चॉइस है, इस पे सवाल बनता है। तो इसलिए जो शख्स ये समझते हैं कि मेरे अंदर की आवाज है, मुझे अंदर का मेरी रूह है, मुझे पता चल रहा है, वो भी दर हकीकत में काबू या कंट्रोल में आ चुकी है। ठीक है, ये आप इसको स्टूडेंट्स पे लगा लें, लोगों पे लगा लें, किसी भी तरीके पे लगा लें। अब इसकी मैं बड़ी अच्छी मिसाल आपको ये देता हूँ कि जब रिलीजियस तौर पर जब आप सिन को, शेम को, पाकीज़गी को, गंदगी को, नापाकी को इस कंसेप्ट से देखें, तो बचपन से दिए जाने वाली इस तरबियत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप कहते हैं मैं इसको अपनी चॉइस रखता हूँ, लेकिन आप उसके तसल्लुत में रहते हुए अपने जिस्म, अपनी ख्वाहिश, अपनी बॉडी, अपनी खुराक, अपने अपनी एक्टिविटीज को, अपने खाने पीने को, अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, जांचने भी लगते हैं। यही निज़ाम आप सियासी निज़ाम में देख लें कि आप अच्छा शहरी, बुरा शहरी, मशकूक शहरी, गद्दार शहरी, मुहब्बल वतन शहरी, फ्रॉडिया शहरी, तो ये सारों की शनाख्तों के थ्रू आप अपने आप को एवेलुएट और जज करने लगते हैं उस सियासी निज़ाम के थ्रू जो डेवलप हो चुका है। इससे पहले कि आप अपने आप को आज़ाद तस्वुर करें, आपको ये तस्वुर करने की ज़रूरत है ताकत का निज़ाम किसने तय किया जिसके थ्रू आप वो चीज़ें मान रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी का जो कंसेप्ट है, हमारा सेक्सुअलिटी का जो कंसेप्ट है, जो कि मिशेल फुको अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में डिस्कस करते हैं वॉल्यूम 1 में, वो ये कहते हैं कि जो मुआशरा है वो जिनसी आपकी कैफियत को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। वो आपकी सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन है, उसकी जिनसी आपकी जो ख्वाहिश है उसको भी मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। 19वीं सदी में बड़ी पाबंदियां थी यूरोप के अंदर, और यूरोप में खवातीन को बिल्कुल भी अपनी ख्वाहिश जाहिर करने की इजाज़त नहीं थी, और मर्दों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ही ये डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किससे शादी करनी है। औरतों का ये कहना बिल्कुल ही गैर तहजीब याफ्ता समझा जाता था। तो मगरिब ने मुआशरे को 19वीं सदी तक खामोश करा के रखा। तो इसका मतलब क्या है कि जिनसे मुतल्लिक जो खामोशी है वो रुकी तो नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ गई। लिटरेचर के अंदर चर्च खामोशी से पहले लोगों को इतराफ करवाता था कि उनके जहन में कौन सी ख्वाहिश आई, क्या गुनाह किया, क्या सोचा, और वो आपके ऊपर कंट्रोल रखने का एक तरीकाकार था। बाद में यही चीजें आपके डॉक्टर, आपके प्रोफेसर, आपके माहिर नफ्सियात वगैरह अदालतें, स्कूल और रियासत जमा करने लगी। आपकी हिस्ट्री के थ्रू आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ये डिसाइड करती हैं कि आपने कौन सा इश्तिहार देखना है। तो इस तरह से आपकी ख्वाहिशात के थ्रू आज आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपकी मुकम्मल फ्रीडम का जो दावा है वो एक नामुमकिनात में से एक बात हो सकता है। तो हमारी जो मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, उसमें भी मिशेल फोको कहते हैं कि जिनसी जुराइम जो हैं वो उनको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो यहाँ पर वो एक किताब का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि फॉन क्राफ्ट एबिंग की जो 1886 की किताब है, साइकोपैथिया सेक्सुअलिटी का, जिसमें जिनसी रवैयों को उन्होंने तिबी खानों में डिवाइड किया, तो उसके थ्रू पहले से लोगों को बता दिया जाता था कि भाई तुमने ये काम किया है, तुम तो ये गलत इंसान हो। तो यही आइडिया हमें आगे चलकर डिस्कोर्स के थ्रू समझ आती है कि जो डिस्कोर्स है वो सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, बल्कि इंसान की सोच, बड़े पैमाने पे फैलाए जाने वाले नजरियात, कानूनी तरीफें, तिब्बी निज़ाम, जो किसी भी चीज़ को काबिल समझ बनाने की कोशिश करे वो है। इसी तरह सेक्सुअलिटी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले से हमारे दिमागों में पड़ी है, बल्कि हम पहले से मौजूद वजाहतों और कानूनी पेचीदगियों के अंदर मौजूद तारीफ के अंदर वजाहत तलाश करते हैं जो कि ताकत के निज़ाम ने तय की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मिशेल फोको अपनी किताब में लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 में कि 1970s में इंसान के ये कंसेप्ट लोगों में आया कि इंसान के अंदर एक फितरी और सेहतमंद सेक्सुअलिटी का एलिमेंट मौजूद है, जिसे मजहब ने, सरमायादारा निज़ाम ने दबा के रखा है। तो जिनसी इनकलाब के तरीकों ने उसको प्रोमिनेंट करने की कोशिश की। ठीक है, कि लोगों को आज़ादी दिलाई जा सके, वो अपनी जिनसियत को एग्जाम्पलीफाई करें, जो आपको बाद में आने वाले एजेस में नजर भी आता है। तो ये इमेंसिपेशन का, यानी सेक्सुअलिटी की इमेंसिपेशन का एलिमेंट कहाँ से मिला, ये कहाँ से लोगों ने ये डेवलप किया, आपको किसने बताया कि आपकी जो असल शनाख्त है आपकी जिनसियत के अंदर के लिए फैली हुई है या छुपी हुई है। तो लोग मजहबी इखलाकियात से बाहर निकल कर समझने लगते हैं कि वो अपने आप को आज़ाद तस्वुर करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो समझते हैं कि अपने आप वो आज़ाद है, अगले ही लम्हे उनको फिर मेडिकल के इश्यूज में, उनको गवर्नमेंट के रोल्स में, उनको सोशल मीडिया के रोल्स में, उनको अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करना पड़ती है। तो मुकम्मल आज़ादी का कंसेप्ट मिशेल फोको के मुताबिक एक शराब सा है, आप इसको यूं समझ सकते हैं। तो इंसान की जो असल आज़ादी जो है वो जिनसियत से मुतल्लिक, वो भी तारीखी जुबानों और साइंसी नजरियात के थ्रू डेवलप हो रही है। हम अपनी जिनसी शनाख्त जो है मेल फीमेल खुद से डेवलप नहीं कर रहे होते, एक पहले से तय करदा तारीख के अंदर इसको हमने तय किया हुआ है और समझा हुआ है। ये मिशेल फोको के मुताबिक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये देखने की जरूरत है कि जो तारीखी तौर पर जो जबर होता रहा है जिनसियत के नाम पर, और उसको कंट्रोल किया जाता रहा है,
तो जिनसियत की पूरी तारीख में दबाव के थ्रू और कंट्रोल के थ्रू मैनेज किया जाता रहा इंसान की सेक्सुअलिटी को। तो यहाँ पर फोको ये आइडिया देते हैं कि इंसान अपनी जिनसियत में कितना आज़ाद है, क्या अपनी जो सेक्सुअलिटी है जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसके पीछे कौन से लोग खड़े हैं, कौन से इदारे हैं, क्या सियासत, तिब, मेडिकल, लीगल लैंग्वेज, रिलीजन या लॉ उसके पीछे मौजूद है। आप माजी में चर्च के थ्रू इतराफ करवाया जाता था और अब अदालतों के थ्रू करवाया जाता है। तो मिशेल फोको के मुताबिक यहाँ पर आपकी बॉडी का इनकार नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको यह आइडिया दिया जा रहा है कि आपकी जो सेक्सुअलिटी की जो नेम है, आपका जो पावर है, वो भी उसी सिस्टम के थ्रू डेवलप होकर आया है जिसने आपको कोई जेंडर या कोई शिनाख्त दी है, कोई ना कोई आपको आइडिया दी है, कोई वगैरह किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करने की वजाहत दी है। यहाँ पर मिशेल फोको कहते हैं वी मस्ट नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सेक्स इज एन ऑटोनमस एजेंसी व्हिच secondarily produces manifold effects of sexuality over the entire length of its surface of contact with power. On the contrary, sex is the most speculative, most ideal, and most internal element in deployment of sexuality, organized by power in its grip on bodies and their materiality, their forces, energy, sensation, and players. तो फोको के मुताबिक जो ताकत है वो जिस्म को तरबियत देती है, इसकी निगरानी करती है, इसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस्म कभी भी ताकत का फर्माबरदार नहीं बनता, वो किसी न किसी शक्ल में रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वो एक मिसाल देते हैं हरकुलीन बार्बन की। हरकुलीन बार्बन फ्रांस में पैदा होने वाली एक लड़की थी जिसको पैदाइश पे जेंडर उसकी फीमेल करार दिया गया। उसकी परवरिश भी एक रिलीजियस माहौल में हुई और बाद में पादरी, डॉक्टर और अदालत का निज़ाम उसकी बॉडी के मामले में डिसाइड करने लगा कि उसको क्या कहना चाहिए। तो बाद में कानून ने उसको मर्द करार दे दिए। तो अब यूं समझें कि सिर्फ नाम बदलने की वजह से उसका लिबास, उसका ताल्लुक, उसका मोहब्बत का कंसेप्ट, समाजी निज़ाम, उसकी मुलाजमत, उसकी पूरी जिंदगी नए खानों में धकेल दी गई है। यही वो कंसेप्ट है जो फेमिनिस्ट इस्तेमाल करते हैं कि क्यों किसी खातून के सिर्फ पैदा होने की वजह से, फीमेल पैदा होने की वजह से उसके ऊपर ऑपरेशन इतनी ज्यादा है मशरकी मुआशरों में। तो उसके ऊपर वो सवाल करते हैं कि सिर्फ एक कैटेगरी चेंज होने की वजह से इतना इतनी ज्यादा उसकी कानूनी तौर पर पेचीदगी है, उसको लॉ की पेचीदगी है, उसको वरासत में उसको पेचीदगी है, हर जगह पे उसका स्टेटस सेकंड क्यों है। तो हरकुलीन बार्बन जो है उसकी मिसाल अक्सर दी जाती है कि अगर जब उसकी शिनाख्त बदली कानून के तौर पर, वो नहीं इसको बर्दाश्त कर सकी, तो नतीजतन उसने जो है वो सुसाइड कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी। तो यहाँ पर मिशेल फोको का कंसेप्ट ये है कि किस तरह से इदारे ये तय करते हैं कि आपके पेचीदा जिस्म को दो खानों में वाज़े तौर पर डिवाइड करके रखा जाए। वो इंसान के जिस्मानी तजर्बे को नहीं देखते, बल्कि वो समाजी कवानीन, मजहबी कवानीन और मेडिकल कवानीन के थ्रू आपकी शनाख्त फिक्स करने पर मुज़र है। औरत के जिस्म के ऊपर भी, उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर भी, उसके खूबसूरती से मेयार से लेकर भी, ये तय करने की तरजीहात खवातीन के अपने पास नहीं है, बल्कि मार्केटिंग एजेंट्स के पास हैं, जो ये बताते हैं उसे कि क्या करोगी तो क्या अच्छा लगेगा, क्या फैशन इन है, किसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप कर अपनी मर्जी से रहे होते हैं, बट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल कहीं और होता है आपके ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर एक और मैं आपके सामने हवाला पेश करना चाहूंगा। मिशेल फोको लिखते हैं, वी मस्ट नॉट थिंक दैट बाय सेइंग यस टू सेक्स वन सेज नो टू पावर। On the contrary, one tracks along the course laid out by gender deployment of sexuality. It is the agency of sex that we must break away from if we aim to practical reversal of the various mechanisms of sexuality. To counter the grip of power with the claims of bodies, pleasures, and knowledge in their multiplicity and their possibility of existence. The rallying point for the counter-attack against the deployment of sexuality ought not to be sex desire, but bodies and pleasures. यहाँ मिशेल फोको ये कहते हैं कि जो मुआशरा है वो जिन्स को कंट्रोल करता है, अपनी ख्वाहिशात को खुलकर बताना जो है वो ताकत के खिलाफ बगावत का एक एलिमेंट है। लेकिन फोको कहते हैं कि जदीद इल्म ने, ताकत ने जिन्स को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि हमें एक मुकर्ररा शनाख्त के थ्रू मैनेज भी किया है कि सदियों तक हमें डरा कर, कंट्रोल करके, मैनेज करके हमारी जिन्स को मैनेज किया गया है। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरी जो सेक्सुअलिटी है वो मेरी हकीकत है, तो मुमकिन है वो सेक्सुअलिटी भी कानूनी ज़ाब्तों के थ्रू तय की गई है। यानी किसने ये तय किया कि मेल है, किसने ये तय किया फीमेल है। रिवर्स कर लें कि माजी में ही फीमेल की ऑटोनॉमी मेल को मिल जाए, मेल की ऑटोनॉमी फीमेल को मिल जाए। तो ताकत के वो कवानीन जो माजी में तय हुए, चाहे सियासत या मजहब ने तय किए, वो हकीकत में ताकत के थ्रू तय हुए हैं ना, जिसको आज के लोग बगैर किसी सवाल के, कंट्रोल के मानते हैं। तो 19वीं सदी में हम जिन्स अमल को एक नेगेटिव एलिमेंट में देखा जाता रहा। आपको याद होगा कि ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर मुकदमा चला था और वो 2 साल उन्होंने जेल की सजा काटी थी। आपको फिर और भी बात में इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि 2014 में चर्च ने इसके ऊपर अपॉलोजी भी मांगी है ऑस्कर वाइल्ड के केस में।
तो हम जिन्स परस्ती को तिब और नफ्सियात ने मखसूस शिनाख्त बनाकर मॉक किया, रिडिक्यूल किया, और 1975 तक उसको मेंटल हेल्थ की डिजीज तक क्रिएट जो है वो सही समझा जाता था। 1975 के बाद ये शिनाख्त बदली। तो जो जिनसी ख्वाहिश का जो एलिमेंट है, जब वो कहते हैं कि मुजाहमत जो है निकलती है खुद से बाहर भी, तो मिशेल फोको के मुताबिक इंसान को जिस्म के थ्रू और सेक्सुअलिटी के थ्रू भी कोई नए इम्कानात मिलने चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, अपनी जिंदगी की नई वजाहत पैदा कर सके। यानी इंसान को किसी एक खाने में फिक्स करके रखना, नॉर्मल, गैर नॉर्मल, इबनॉर्मल, सेक्सुअलिटी, मेल फीमेल, ये एक ऐसा रवैया है जिसको ताकत या जबर के निज़ाम ने तय किया है, जिसको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो ताकत से मुराद ये नहीं है कि हम हर ताकत की चीज को कबूल कर लेते हैं, हम उसको नेचुरलाइज भी मान लेते हैं। तो बल्कि हमें ये करना क्या चाहिए कि हम उस ममनू चीज को कबूल करने के बजाय उस पर सवाल करें, हम उन लेबल्स को मानने से इनकार कर दें। आपने याद किया, नोट किया होगा, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो फिलोसफर्स हैं, वो सब लोगों ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले लेबल्स से इख्तलाफ किया। आप उनको पोस्ट मॉडर्निस्ट कह लें वो इख्तलाफ करेंगे, आप उनको मॉडर्निस्ट कह लें वो इख्तलाफ करेंगे, ठीक है। तो उनको वो ये लेबल्स जब आप अपने आप में लगा लेते हैं, तो आप फिर आज़ाद नहीं हो पाते, ठीक है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो बाइनरीज में फिक्स हो जाते हैं, आप डिवाइड हो जाते हैं। तो ये वो लाइनें हैं जो ताकत के महवर लोग हमें बताते हैं कि हम क्या हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक कमांड में ये बता दिया जाए कि ये आला तबके के लोगों का इलाका है, ये गरीब तबके के लोगों का है, तो वो मुसलसल तफरीक पैदा होने का जो अमल है वो लोगों को महकूम रहेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचने और सवाल करने की जरूरत है। तो फोको के ऊपर भी सवाल हमें सोचने बनते हैं कि हम अगर फोको को बात को ऐसे समझ लेते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि भाई जो बायोलॉजिकल हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो पेन का एलिमेंट है, हमारी जो मेल या फीमेल बायोलॉजी है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी फोको के मुताबिक, और हम एक इनफरादी शख्स की जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ से आएगी, उसको उसका क्या हमारे पास जवाब है। और इसके अलावा हम एथिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं इनफरादी तौर पर। तो ये वो सवालात हैं जो हमें मजीद जो है रास्ता दिखाते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है और मैनेज करना है। तो इसके साथ ही हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। हम अपने मजीद लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रीडम और मिशेल फोको का जो कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी है, उसके मुतालिक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।